हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस फर्स्ट ईयर। देखिए, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं अष्टांग हृदय का। ऋतु चल रहा है। अब तक क्या है, हम सारी ऋतु पढ़ चुके हैं, आदान काल विसर्ग काल को कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से। आज का हमारा टॉपिक है हंसोदक। आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा हंसोदक टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, आपको अच्छे से इसे पढ़ना है। देखिए, इसमें ये श्लोक नंबर 51 और 52 है। आज इस चैप्टर में मतलब इस पार्ट के अंदर आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट श्लोक भी बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट टेबल दे रखी है बुक के अंदर थर्ड चैप्टर के अंदर, वो भी बताऊंगी। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हंसोदक। श्लोक नंबर 51-52 के अंदर दे रखा है ये। देखिए, इसमें क्या हंसोदक क्या होता है। संपूर्ण रूप से तप्त सूर्य की किरणों से उष्ण और चंद्रमा की शीतल किरणों से शीतल हुआ जल जो पवित्र हो गया हो, वही जल हंसोदक है। देखिए, होता क्या है, जो सूरज की किरणों से, जो सूरज की किरणें हैं गर्म उष्ण जो किरणें पड़ेंगी पानी के ऊपर, और जो चंद्रमा की शीतल मतलब ठंडी किरणें पड़ेंगी पानी के ऊपर, जल के ऊपर, वो जल जो होता है पवित्र हो जाता है, उसी जल को हंसोदक बोला गया है। और हंसोदक जो चरक है, चरक ने हंस का शब्द जो है, जो हंस शब्द को चंद्रमा और सूर्य से रिलेट किया है, मतलब हंस का मतलब उन्होंने चंद्रमा और सूर्य से लिया है चरक ने। ठीक है, तो अब सिंपल लैंग्वेज अगर हम देखें तो क्या है, जो भी पानी जो हमारा जल है उसके ऊपर उष्ण की किरणें पड़ गई, मतलब जो गर्म किरणें होती हैं सूर्य की, तो उसकी वजह से वो जल पवित्र हो जाता है, और चंद्रमा की किरणों की वजह से वो क्या होगा, जल पवित्र हो जाता है, उसे हंसोदक बोला गया है। और इसके बारे में ये भी लिखा है अष्टांग हृदय की बुक में, जो हंस होता है, जो जल हंस पीता है, उसे हंसोदक बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो हंस होता है, हंस क्या करेगा, हमेशा ही पवित्र जल पीता है, इसीलिए उसे बोला गया है कि हंस जो जल पिएगा उसे हंसोदक बोला गया है। अब देखिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऋतु संधि। हमारा हंसोदक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके बाद ऋतु संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, तो श्लोक नंबर 58, हम यहाँ पर श्लोक नंबर 58 देखेंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ऋतु संधि, ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, इन 14 दिन को ऋतु संधि बोला गया है। इसका मतलब क्या है, जैसे जनवरी फरवरी के बाद में मतलब हमारा एक स्टेज खत्म होती है, हमारी जो शिशिर है वो खत्म होती है, तो इसमें क्या बताया गया है, जो एक ऋतु जो होगी उसका अंतिम सप्ताह यानी कि 7 दिन, जो आने वाली ऋतु है यानी कि मार्च के अंदर क्या आता है हमारा वसंत। ठीक है, उससे आने से एक हफ्ता पहले, मतलब जो ऋतु खत्म होने वाली है उसका लास्ट वीक, और जो ऋतु आने वाली है, जो सीजन आने वाला है, उसका प्रीवियस वीक, मतलब 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, इन 14 दिनों को ऋतु संधि बोला गया है। ऋतु संधि में क्या करते हैं हम, देखो अपनी बॉडी को अडेप्ट करते हैं, जैसे नई ऋतु आने के लिए उसे अडेप्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है हर एक ऋतु के हिसाब से। मैंने आहार विहार आपको अलग अलग बताया। आहार मतलब कि जो खाना खाते हैं, विहार जो एनवायरनमेंट वगैरह से हम लेते हैं, या फिर जो करते मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इन चीज़ों में हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को अडेप्ट करना होता है ऋतु के हिसाब से। तो ये 14 डेज दिए हुए हैं अडेप्टेशन के लिए, 7 मई के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 दिन, 2 और 3 दिन, फिर 4, 5, 6 दिन और 7 दिन। मतलब यहाँ पे जो 7 दिन है, हमारे 7 डेज हैं एक वीक के, उसमें हमें क्या करना है, एक भाग पथ्य है, मतलब एक भाग मतलब खाने का पार्ट बताया गया है कि हमें किस तरीके से अपनी बॉडी को अडेप्ट करना है। ठीक है, एक भाग मतलब जो एक भाग पथ्य लेना है हमें आने वाले ऋतु के प्रथम सप्ताह का आहार विहार, जो आने वाली ऋतु है उसके आने वाली जो ऋतु है हमारी, उसके मतलब खाना में उसका एक पार्ट, मतलब खाने के लिए एक पार्ट, पहले दिन में क्या करना है, हमें सिर्फ एक पार्ट लेना है उसके अकॉर्डिंग जो आने वाली ऋतु है। ठीक है, और 3 भाग जो लेने हैं हमें आपत्य के लेने हैं। आपत्य मतलब कि वर्तमान ऋतु के अंतिम सप्ताह का आहार विहार, जो ऋतु हमारी जा रही है उसका खाना खाना है हमें 3 पार्ट्स में, और मतलब पहले दिन की बात हो रही है, जैसे हमारा फर्स्ट डे आया, फर्स्ट डे के अंदर क्या करना है, हमें एक भाग पथ्य लेना है और 3 भाग क्या लेने हैं, आपत्य। पहले दिन की बात है। आपत्य आपत्य क्या है, जो हमारी वर्तमान ऋतु का अंतिम सप्ताह है, मतलब जो हमारी ऋतु चल रही थी उसका अंतिम सप्ताह जो है, उसमें क्या करना है, 3 भाग आपत्य लेने हैं हमें, 1 भाग पथ्य लेना है।
पथ्य मतलब कि जो बेनिफिशियल है, अपथ्य जो बेनिफिशियल नहीं है। ये पहले दिन की बात थी। अब दूसरा और तीसरा दिन आएगा तो उसमें करना है हमें 2 भाग पथ्य लेने हैं और 2 भाग आपथ्य लेने हैं, ठीक है। अब फिर चौथा, पांचवा, छठा दिन जो आएगा उसमें 3 भाग पथ्य लेने हैं और 1 भाग आपथ्य लेना है। देखिए आप यहाँ ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके उस चीज़ को छोड़ना है। सबसे पहले हमने 1 भाग पथ्य लिया और 3 भाग आपथ्य लिए, मतलब पुरानी जो ऋतु चल रही है हमारी उसके अकॉर्डिंग हमने ज़्यादा खाना खाया, ठीक है, और 1 भाग जो आने वाली ऋतु है उसके अकॉर्डिंग खाया। लेकिन दूसरे और तीसरे दिन में क्या करना है, हमें दोनों क्वांटिटी जैसे लेनी है, पथ्य की भी और आपथ्य की भी, मतलब दोनों पार्ट्स एक जैसा बनाया हमने। और चौथे पांचवें दिन में क्या होता है, जो हमारे आने वाली ऋतु है उसका ज़्यादा पार्ट लेना है हमें और जो जा रही है ऋतु उसका कम पार्ट लेना है। और 7वें दिन क्या करना है, सारा ही भोजन जो सारा खाना है हमारा बेनिफिशियल वो 4th पार्ट में आने वाली ऋतु के हिसाब से लेना है। और जो हमारी गई है मतलब वर्तमान जो चल रही थी उसके हिसाब से हमें नहीं लेना, ठीक है। आई होप आपको ऋतु संधि अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता दीजिएगा। इस चैप्टर के अंदर क्या है, बीच बीच में टेबल्स दे रखी हैं। अब देखिए एक टेबल बनाई है मैंने छोटी सी यहाँ पर आपके लिए इजी करने के लिए। बुक के अंदर थोड़ी डिफिकल्ट सी दे रखी है तो इजी करने के लिए मैंने इस तरीके से बनाई है। आप इसी तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। देखिए दोष ऐसे याद करना, वात पित्त कफ ये दोष है हमारे 3, और ऐसे याद करना संचय, प्रकोप और शमन। संचय का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, मतलब थोड़ी मात्रा के अंदर मिल्ड इंक्रीज, और प्रकोप का मतलब होता है प्रोफाउंड इंक्रीज, और शमन का मतलब होता है डिक्रीज होना, ठीक है। अब हमें आपको ऐसे याद करना है बस, संचय, प्रकोप और शमन, मतलब संचय होना फिर प्रकोप होना फिर शमन। देखिए वात सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, ग्रीष्म, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ग्रीष्म में वात का संचय किस में होता है, ग्रीष्म होगा। अब देखिए ग्रीष्म के बाद में कौन सी ऋतु आती है, याद कीजिए, वर्षा, फिर यहाँ पे वर्षा आ जाएगी। वर्षा के बाद में कौन सी ऋतु आती है, शरद, ठीक है, फिर यहाँ पे शरद आ जाएगी। अब देखिए वर्षा को उठाकर यहाँ लिख देना आप, संचय, मतलब संचय किसका होगा, पित्त का संचय कहाँ होता है, वर्षा में, फिर वर्षा के बाद आती है शरद, फिर शरद के बाद आती है हेमंत। अब देखिए हेमंत को उठाकर यहाँ लिख देना, हेमंत और शिशिर एक में आ जाएंगे। मैंने बताया हेमंत और शिशिर आपको पता है ठंडक होती है, कफ का प्रकोप होता, संचय होता है इसके अंदर, और प्रकोप कहाँ होगा कफ का, बसंत में, और शमन कहाँ होता है, ग्रीष्म में, ठीक है। ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है, इंपॉर्टेंट टेबल है। और अब हम इस चैप्टर के श्लोक देखते हैं और इस चैप्टर के कुछ जो टेबल्स दे रखी हैं वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट। देखिए गाइज, अगर हम इंपॉर्टेंट टेबल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाली। आदान काल और विसर्ग काल का यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है। जैसे आदान काल किसे बोलते हैं, पीरियड ऑफ एब्सॉर्प्शन, और विसर्ग काल बोलते हैं पीरियड ऑफ लाइब्रेशन। देखिए इसमें होता क्या है, सूर्य जो है उत्तरायण, यहाँ पे दक्षिणायन में बता चुकी हूँ, स्वभाव अग्निय होता है, यहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ सौम्य होगा। यहाँ पे क्या होगा, रुक्ष और अत्यंत रुक्ष यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो चंद्रमा का बल होगा क्षीण होगा, और यहाँ पे पूर्ण होता है। ये मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। यहाँ पे ऋतुएं कौन कौन सी आती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत यहाँ पर आती हैं। और जो रुक्षता, यहाँ पे रुक्षता होती है, यहाँ पे स्निग्धता होती है, यहाँ पे तिक्त, कषाय, कटु रस की वृद्धि होती है, यहाँ पे मधुर अम्लवण की वृद्धि होती है। बल कहाँ पे श्रेष्ठ होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ। इस टेबल को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टेबल देखिए हमारी ये है जो मैंने आपको ट्रिकी टेबल से बताई, तो आप उस तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। मैच आप इसमें कर लीजिएगा, लेकिन याद आप उस तरीके से कीजिएगा क्योंकि वो इजी पड़ जाती है, बाकी हम भूल जाते हैं, तो आप उस तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में इस टेबल को याद करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर हंसोदक जो ये दे रखा है, हंसोदक का श्लोक ये इंपॉर्टेंट है। हंसोदक का श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिएगा। मैंने आपको हंसोदक समझा दिया है क्या होता है। हंसोदक का श्लोक याद करना है आपको, एंड श्लोक कौन से इंपॉर्टेंट है भी आपको मैं बताती हूँ। देखिए गाइस, आदान काल का ये श्लोक ये आप याद कर लीजिएगा। 3rd श्लोक है, 3rd चैप्टर का 3rd श्लोक, और 4th श्लोक ये वाला याद कर लीजिएगा क्योंकि आदान काल और विसर्ग काल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये श्लोक लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद में एक श्लोक आता है ये वाला, ठीक है। ये जो है हमने बल पढ़ा था यहाँ पे कि शिशिर के अंदर, शिशिर ऋतु के अंदर कैसा बल होता है, वर्षा के अंदर कैसा होता है, तो आप ये श्लोक याद कर लीजिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वाला श्लोक याद करना है आपको, एंड 3rd और 4th श्लोक याद करना है। और जो क्या कहते हैं हंसोदक का मैंने लिखवाया है, बताया आपको, हंसोदक का श्लोक याद करना है। और देखिए टेबल दे रखा है, चार्ट दे रखी है ये 16, तो आप ये चार्ट पढ़िएगा,
ये वाली मतलब आदान काल में जो ऋतु होती हैं कौन सी होती हैं, और ये कहते हैं अंग्रेजी मास के अकॉर्डिंग सूर्य का बल कैसा होता है, चंद्रमा का बल कैसा होता है, रस की वृद्धि कैसी होती है, प्राणियों का बल कैसा है, भूमंडल की स्थिति कैसी है, दोष, संचय, प्रकोप ये और शमन, ये सब पढ़ना है आपको। और अगर मतलब ये समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे आपको ये लेक्चर देखने के बाद में ये आप अपने आप ही बता दोगे कि कौन सा मतलब दोष बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। ये यहाँ पर दे रखी है श्लोक, और आदि जो आधी टेबल यहाँ दे रखी है और आधी टेबल इसकी यहाँ दे रखी है। ठीक है, तो आप अच्छे से इस टेबल को पढ़िएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बताइएगा। अब देखिए मैंने ऋतु संधि बताई थी आपको कि ऋतु संधि इंपॉर्टेंट है। ऋतु संधि इंपॉर्टेंट है तो आप इसका श्लोक ये याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको श्लोक पढ़ना ज़रूर है इसका। आप श्लोक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो श्लोक लिख कर दे देते हैं और बोलते हैं कि इसका मीनिंग बताओ, तो हमें पहले श्लोक पढ़ा होना चाहिए जब भी हम समझ जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं हाईलाइट कर रखी है मैंने, इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। ये टेबल जो मैंने आपको लिख कर समझाई थी आप इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आज 7 में जो ये मैं बताना भूल गई थी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऋतु के परिवर्तन होने वाले रोग। जो ऋतु जब चेंज होती है, ऋतु के अंदर चेंजिंग आती हैं, तो उससे जो होने वाले रोग होते हैं उसे बोला जाता है आसात्म्यज। ठीक है, देखिए गाइस अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 3rd। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ मतलब पढ़ाने का तरीका या फिर कुछ भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर अगर आपको जो भी चाहिए आप मुझे वो बता दीजिएगा। वैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है 4th चैप्टर आ जाएगा कुछ टाइम में, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।